तो इस वजह से जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें। हेलो बेटा, अपनी माइक साफ कर दें बेटा। जी। अब इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं आपको बता दिया कि मैंने। हमारा जो हमें जो डिस्टर्ब करती हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें मौजूद है और उनके ऊपर किस किस चीज का इन्वायरमेंट। अब कुछ हो गए बाय दो तरह के इन्वायरमेंट हो गए, दो तरह के लोग, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक हम जो के लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जो है डिस्टर्ब करता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की जो पॉल्यूशंस होती है। दूसरी होती है अबायोटिक, मीन्स के जो बिल्डिंग्स हो गई, जो कि आपके ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। अब उनके ऊपर डिस्टर्बेंस क्या है इन्वायरमेंट की, उनके ऊपर पॉल्यूशन की डिस्टर्बेंस क्या है। आपको पता है कि जैसे कि सल्फर का एक एग्जाम्पल ले लें, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड जब इमिट होती है इंडस्ट्री से, तो जब उस वाटर के साथ वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। अब वो कैसे होता है कि बारिश की वजह से जो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। वो एसिड रेन का क्या मसला है आपको पता है कि एसिड रेन की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं उनके ऊपर डिस्टर्बेंस होते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और उनके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, उनके साथ डीलिंग वगैरह हमारी कैसी है, कि किस तरीके से हम, हमारा क्या रोल है इन्वायरमेंट को मना एक साफ रखने का। सर आपने इन्वायरमेंट एसिड रेन का क्या बताया? बेटा मैंने एसिड रेन का ये बताया कि मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि अगर ये एयर पॉल्यूशन का एक एग्जांपल बता दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड जब आफ्टर कंबशन ऑफ कोल, आफ्टर कंबशन ऑफ वेरियस फ्यूल्स, जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होती है एनवायरनमेंट में, तो उसके साथ जब बारिशें वगैरह होती हैं तो उसके साथ मिलके वो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, जो कि एसिड रेन हम कहते हैं उनको, वर्ड है एसिड रेन। जिसकी वजह से आपको पता है कि बहुत सारे मसले हो सकते हैं। अब पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, उसके कितने इफेक्ट है। तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हम इमिशंस जो है ना हमारे ऊपर, हेल्थ के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कितने इम्पेक्ट करती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एयर पॉल्यूशन। सो अगर हम दूसरी पॉल्यूशन के ऊपर जाएं, जैसे वाटर पॉल्यूशन, आपको पता है कि पानी में कितने कितने मसाइल होते हैं। अब जिस तरीके से हम अपने ड्रेनेज सिस्टम हो गए वो अभी वो ओपन कर देंगे, उसके साथ कितने मसाइल क्रिएट होंगे। और बेटा माइक ऑफ कर दें, बेटा माइक ऑफ कर दें। बेटा ये किसकी माइक खुली है। अब उसके बाद आ गई सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल क्या है, सॉइल की क्या पॉल्यूशन होती है। आपको पता है कि अंदाजा है कि सॉइल की पॉल्यूशन किस तरीके से होती है। अब उसकी इस तरीके से होती है कि हम जो है कचरा वगैरह फेंक देते हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो है जैसे फूड वेस्ट हो गया या आपका किचन वेस्ट हो गया, वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उसकी वजह से कितने मसले मसाइल क्रिएट होते हैं एनवायरनमेंट में, वो आपको पता है कि किस तरीके से। अब उसकी डिटेल तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको इंट्रो दे रहा हूँ। तो उसके बाद आ गई आपके उसके बायोटेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केमिकल मेथड्स जो होते हैं ना, उनके साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं कि हम अगर उसको ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं ना केमिकल ट्रीटमेंट, तो उसके दूसरे जो है ना अल्टरनेटिव जो है ना हमारे साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले होते हैं। इस वजह से आजकल जो है ना बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादातर काम हो रहा है। और आपको मैंने बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में भी बना ये चीजें डिस्कस की थी कि भाई बायोकेमिकल इंजीनियरिंग फील्ड आपको पता है कि कितनी एडवांसमेंट में जा रही है। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है इसमें एनवायरनमेंट में। सो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डिवाइसेस, अब इनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। जैसे कि ईपीए हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो गई, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जिसकी बेसिस पे अगर भाई इसकी सल्फर की लिमिट इतनी होनी चाहिए, इस पॉल्यूटेंट की इतनी लिमिट होनी चाहिए, इस चीज की इतनी लिमिट होनी चाहिए, कि उसकी टोलेबल लिमिट कितनी है, उसकी जो कि एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के, ये सारी चीजें उन्होंने मॉनिटरिंग करते हैं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं। उनके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि भाई एयर, वाटर एंड सॉइल के क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उनके एक एक एयर में कितने पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। Principles and purposes of EIA and significant are the society cost and benefits of EIA. Main stages in EIA process: public consultation and participation in EIA process, EIA methods and techniques for the impact prediction and evolution.
So ये जो आपने ये principle and purpose of IEEE है, these are the some indicators and some we can say that these are only the prediction indicators that we can use and we can benefit from that to control the environmental pollution from this. So ये आपके स्टूडेंट जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे आपको. अब ये हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव कौन सा है? To impart knowledge of environmental pollution from chemical process in allied industries, its control considering the national and international standards and its impact on environment and ecology. अब हमें क्या करना है? हमें नॉलेज हासिल करनी है कौन सी? जो कि पॉल्यूशन है फ्रॉम केमिकल प्रोसेस अलाइड इंडस्ट्रीज हो गई एंड देयर कंट्रोल स्ट्रेटजीज. मीन्स के उनके पॉल्यूशन जो भी है इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, केमिकल प्रोसेस से रिलेटेड हो, अलाइड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो. अलाइड इंडस्ट्री का मकसद है कि उससे रिलेटेड केमिकल प्रोसेस से रिलेटेड जो भी दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनके थ्रू जो पॉल्यूशन निकलते हैं तो उनकी क्या कंट्रोल कंसीडरिंग ये रिगार्डिंग नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उनका क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर. अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, कोर्स का ऑब्जेक्टिव है. अब उसके 3 जो है मेन हमने सब ऑब्जेक्टिव्स बनाए, CLOs बनाए, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. वो है फर्स्ट वन है आपका आइडेंटिफाई द करंट एंड इमर्जिंग environmental challenges on regional and global level. Second है आपका evaluate current and emerging pollution control technology available for environmental sustainability. तीसरा आप क्या हो गया? Formulate solution to problem considering economic, environmental and social context. So these 3 objectives of our course. We have to compile these objectives in our course. So ये आपके 3 objectives हैं. ये आपका पार्ट ए था लेक्चर ए का. उसके बाद जो अच्छा इसकी जो है हमने मैपिंग की हुई है डिफरेंट ये PLOs के साथ P2 P7 P6 ये लर्निंग लेवल C3 C5 C6. अब ये एक हमारे जो कोर्स के जो है ना 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. उसके बाद आगे इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल. अच्छा ये बाद में ही आएगा लेक्चर. अब इसको जो है ना आगे चलते हैं हमारा पार्ट बी के साथ. हमारा लेक्चर 1 का जो है पार्ट बी क्या है? सर ये स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा. जी बिल्कुल बेटा. तो हमारा ये लेक्चर 1 का पार्ट भी है. अब इसका जो है ना हमने लेक्चर 1 पार्ट ए मैंने इसलिए बनाया क्योंकि लेक्चर एक ही है. उसका पार्ट ए उसमें ये है कि हम जो है ना सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने कि क्या क्या सब्जेक्ट में कंटेंट्स है और क्या क्या हम डिस्कस करेंगे. तो अब जो है हमारा लेक्चर 1 पार्ट बी का मकसद ये है कि हमारे जो टर्मिनोलॉजीज हमने वहाँ पर कुछ देखी थी उनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट है क्या? The environment encompasses the whole of life on earth and the complex interaction the link the living world with the physical world. समझ में आ गई बेटा? जो हमारा मना जो के होल लाइफ है अर्थ पे और उसकी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन विद द लिविंग वर्ल्ड मीन्स के माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हो गए, बहुत सारी चीजें होंगी उसमें आ गई. हमारे जो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बहुत सारी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, उनके साथ इंटरेक्शन इन्वायरमेंट ये चीज होगी. अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है? Environmental engineering is the application of science and engineering principle to improve the environment. Environmental engineering का मकसद क्या है कि हमें जो है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट. हमें एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है कि उनकी जो कंडीशंस को मेंटेन करना है कि भाई किस तरीके से क्या जिस जो पॉल्यूटेड की कितनी लिमिट हो चाहिए उसको कंट्रोल करना है चीज़ों को. टू प्रोवाइड हेल्दी water and land for human habitation and for other organisms to remediate polluted sites. उसके बाद आ गई साइंस इंजीनियरिंग. व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज इंजीनियरिंग? साइंस improve our understanding of natural process. Engineering use this understanding to develop and apply technology that will maintain or improve environmental quality. तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई चीज ऐसी कोई नहीं है डिफिकल्ट. इसमें जैसे 4 डेफिनेशन है. व्हाट इज इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ गई? पॉपुलेशन आ गई एक. A population is a one species living in a specific area for all living in a area form of populations. दूसरा आपका हो गया कम्युनिटी. A community is a farm from all living population found in area. All the foxes, dandelions,
grasshoppers, snakes, hawks, deer and skunks living in one area, each from their individual population but together make up community. ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम फार्म इंटरेक्शन बिटवीन द ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम हमारा ये है कि ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में इंटरेक्शन। इकोलॉजी, इकोलॉजी इज हाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अफेक्ट ईच अदर इन देयर एनवायरनमेंट। अब इकोलॉजी है ना, जैसे एनवायरनमेंट इकोलॉजी, अब एनवायरनमेंट एक होगी, दूसरी होगी इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है कि हाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अफेक्ट ईच अदर। अब जिस तरीके से नॉन लिविंग का क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर और हमारा क्या इम्पैक्ट है, हम क्या कर रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर कितने इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दे दूं कि मैंने जो है ना वो एसिड जो है ना फेंक दिया मना ड्रेनेज में, तो वहां पर जो है कुछ जो कि आपको पता है कि ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, ऑर्गेनिम्स होते हैं, उनकी वजह से जो है ना मर जाते हैं, उनके ऊपर हेल्थ के ऊपर हमारा इम्पैक्ट होता है। क्या हम जो है ना लिविंग थिंग्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट है, और जो है हमारा जो है केमिकल जैसे नॉन लिविंग थिंग्स है उनका क्या है हमारी हेल्थ के इम्पैक्ट है। तो इस तरीके से इकोलॉजी इज हाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इफेक्ट ईच अदर इन देयर एनवायरनमेंट। उसके बाद आगे नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ कम्युनिटी। हमारा जो नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ आवर कम्युनिटी है वो कौन सी है? बिल्डिंग्स होगी, रोड्स होगी, बॉडीज ऑफ वाटर्स होगी, ऑटोमोबाइल्स होगी, ट्रैफिक लाइट्स होगी। दीज आर द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। उसके बाद आगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन है क्या चीज? पॉल्यूशन इज व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस आर एडेड टू द एनवायरनमेंट देन चेंज इट इन अ बैड वे। मींस के वो चीज जो कि इन्वायरमेंट सब्सटेंस को हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो और वो हमारे चेंज कर दे, इन्वायरमेंट को बैड वे में चेंज कर दे, उसके बिना बहुत सारे केस जैसे कि आपका काइंड ऑफ पॉल्यूशन है। एक तो आपका हो गया वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन। दीज आर सम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन दैट विल इम्पैक्ट आवर एनवायरनमेंट। अब उसकी थोड़ी सी डिटेल हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ डिड पॉल्यूशन बिगिंस। More sophisticated lifestyle, growing needs of people, accelerated rates of human and economic activity। अब इसमें से मैं एक चीज आपको एग्जांपल दे दूं कि हमारा जो है जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल जो है हम उनको इंक्रीज करना है, उसको जैसे कि चेंज करते जाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है ना हमें वो सेटिंग, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर पुराने दौर में देखा जाए तो इतना वो पॉल्यूशन नहीं होता था। जैसे कि एक एग्जांपल ले लूं, आजकल गर्मी की वजह से हम एयर कंडीशनर चला रहे हैं, तो उनकी जो हीट है वो कितने लोगों के ऊपर इम्पेक्ट करती है। अब बाहर इन्वायरमेंट में कितनी हीट डेवलप हो जाती है, तो वो कितने लोगों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। पहले ये ऐसा नहीं होता था, पहले प्लांट्स लगाते थे जिसकी वजह से जो है हमारा टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो कंट्रोल होता था। आजकल आपको पता है कि ये जो प्लांट्स वगैरह वो काट दिए जाए, और ये जो है ये जो एयर कंडीशन सिस्टम जो है वो ज्यादा वो हो गया है, तो लोगों के हेल्थ के ऊपर कितने इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। एक तो जो अंदर बैठा हुआ है वो अपने लाइफ स्टाइल तो ओके किया हुआ है, बाहर के लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट है। सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस वन हाउ पॉल्यूशन इकर्स। दिस इज टाइप ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। अब जिस तरीके से लैंड पॉल्यूशन, किस तरीके से हमने जो चीजें हैं घर की जो है किचन वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट हो गया, ऐसे फेंक देते हैं रास्ते पे। अब उसकी वजह से कितनी जमीन पे जो आपके लैंड के ऊपर कितने इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से कितने जरासीम पैदा होते हैं और कितने जर्म्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। और उसके बाद एयर पॉल्यूशन हो गया। एयर पॉल्यूशन भी उसी वजह से होती है भाई, जिस तरीके से हम जो है अगर कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसके कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजीज नहीं देख रहे कि भाई अब हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर, हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और जो बाहर के लोग हैं जो कि आपके उस इंडस्ट्री के एरिया के लोग हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उनके लिए वो सोचते नहीं है। वो अपने वो बस बिजनेस करने में लगे होते हैं कि भाई हमें जो है ज्यादा कमाना है। आप जो दूसरों की जिंदगी है वो उनकी, वो कोई भी उनके लिए सोचता नहीं। तो ये भी दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाउ डिड पॉल्यूशन बिगिंस। हीरोइंग नीड्स ऑफ पीपल्स। आपको पता है, मैंने बता दिया ये चीज के नीड्स ऑफ पीपल्स, जैसे कि अभी गर्मी लग रही है भाई एसी लगवा देते हैं, भाई बाहर के लोगों की क्या इम्पैक्ट है, उसके लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए। एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो मैंने बता दिया कि बिजनेस के लिए और बहुत सारी चीजों को इकोनॉमिक करने के लिए वो जो है पॉल्यूशन को, जिस तरीके से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगाते, जिसकी वजह से जो वेस्ट वाटर होता है इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल का हो गया, दूसरी इंडस्ट्री का हो गया, वो ऐसे ही ओपन कर देते हैं आपके सी में या बहुत सारे पॉन्ड्स वगैरह में, जिसकी वजह से
जो aquatic लाइफ होती है, जो कि उनके पानी की जो एनिमल्स होते हैं ना, पानी के बिना वो जो कि aquatic होते हैं, लाइफ होती है, उनकी जो डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से। So the type of pollution that we are going to look at: air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution, thermal pollution, radiation pollution. These types of pollution we will discuss in this introduction lecture, and we will discuss and describe in after this lecture. Air pollution. Air pollution is a type of environmental pollution that affects the air and usually caused by smoke or other harmful gases, mainly oxides of carbon, sulfur, and nitrogen. So these are the types of air pollution. मैंने जो दो तीन टाइप्स आपको बता दी ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एयर पॉल्यूशन किस किस वजह से होती है। अब गैसेस आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन कितने इम्पैक्ट करते हैं हेल्थ के ऊपर और आपके एनवायरमेंट के ऊपर। ये आपको पता है कि कितनी इंडस्ट्रीज से ये पॉल्यूशन निकलते हैं। आफ्टर कंबशन आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट और उसके बिल्डिंग्स जो आपके बायोटिक इन्वायरमेंट है, अबायोटिक इन्वायरमेंट है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो उसकी वजह से कितने इम्पैक्ट हो रहे हैं, ये आपके एग्जाम्पल्स है कुछ। उसके बाद आगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर पॉल्यूशन क्या है? कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय द एक्शन ऑफ केमिकल्स और hazardous पॉल्यूटर्स। अब ये इसमें आपने वर्ड सुना होगा हेवी मेटल्स का और पॉल्यूटर्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हो गया, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हो गया। तो इनकी देखें एक एक चीज की, एक एक पॉल्यूशन के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको पता है कि बड़ी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर कि भाई वाटर के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं, बहुत सारी चीजें टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं और किस तरीके से उनको हैंडल करना है। अब क्या क्या चीजें, कौन सा पॉल्यूटेंट है, उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज है और किस पॉल्यूटेंट के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी फिट करती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द टेक्निक्स अवेलेबल इन द एनवायरमेंट। Land pollution is the degradation of Earth's land surface, often caused by human activity and their misuse of land resources. अब जिस तरीके से देखें लैंड पॉल्यूशन किस वजह से हो रही है, अब देखें ये एक पिक्चर है जिसमें आपने देखा है किस तरीके से हम जो है कचरा फेंक देते हैं, देखते ही नहीं है कि कहाँ पर क्या होगा, उसके असरात क्या होंगे, जिसकी वजह से ये हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, हमारी जो हेल्थ है ना, वो इफेक्ट इन्हीं वजह से ही करती है। जिस तरीके से आपने हॉस्पिटल वेस्ट में आपको एग्जाम्पल दे दूँ, हॉस्पिटल वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट हो गया, ये टाइप्स ऑफ वेस्ट हो गए जो कि लैंड को पॉल्यूट करते हैं। अब इनके लिए भी कंट्रोल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए है और वो फॉरेन कंट्रीज में हो रही है, उनकी टेक्निक्स हैं वो यूटिलाइज हो रही हैं लैंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। पर पाकिस्तान में भी थोड़ा सा है कि भाई इतनी वो ज़्यादा टेक्निक्स को यूटिलाइज नहीं किया जाता, तो ताकि हम, जिसकी वजह से हमारे सेहत के ऊपर कितने इम्पेक्ट पड़ते हैं। नॉइज पॉल्यूशन। Noise pollution, also known as a sound pollution, is harmful to the brain and hearing of all animals and humans. This includes the sounds of vehicles, loudspeakers, airplanes, jets, train horns, etc. Noise pollution can cause ear problem or even permanent deafness, especially to older people. जिस तरीके से आप लोग जो है नॉइज पॉल्यूशन का मैं एग्जांपल ले लूँ, आप मैं तो दूसरी चीज़ें आप जैसे कि ट्रेवल करते होंगे, जो कि आपको ये व्हीकल्स वगैरह या दूसरे आपके एरोप्लेन्स वगैरह आपने देखा होगा कि आवाज़ वगैरह उनकी कैसे होती है। हम जो ट्रेवल करते हैं उनको भी तो डिस्टर्बेंस होती है, जो कि बाहर के लोग होते हैं जो वॉक करते हैं तो उनको भी डिस्टर्बेंस होती है नॉइज़ की वजह से, ज़्यादा हॉर्न्स की वजह से कितनी डिस्टर्बेंस होती है। हमारी जो टोलेबल लिमिट है उससे कितना जो है ना वो ज़्यादा होती है। अब जिस तरीके से लाउड स्पीकर से हम घर में चलाते हैं तो कितना आवाज़ दे के, अब आपको पता है कि इसकी वजह से कितने हमारे हेल्थ इम्पैक्ट है और जिसकी वजह से परमानेंट डिफनेस स्पेशली टू ओल्डर पीपल्स हो जाती है। मीन्स के ओल्डर पीपल के लिए ये मसले हो जाते हैं, हमारे लिए भी होते हैं और ओल्डर पीपल्स के भी ज़्यादातर होते हैं। तो दीज आर द सम इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स रिगार्डिंग टू पॉल्यूशंस। अब इसमें कोई क्वेश्चन से पूछ ले तो फिर आगे चलते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन वगैरह हो पूछ लो। नहीं सर, सब क्लियर है। ठीक है ना बेटा।
अब ये यूट्यूब से एक वीडियो है, वो देख ले थोड़ा सा, मैं आपको शेयर कर देता हूँ वो। अब ये देख ले तो फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? The plants in her garden. They look so fresh. But think of this. If we don't water the plants or don't provide enough nutrients or simply keep the plant away from sunlight, will it grow and look fresh? It's a definite no, right? Nature too functions that way. Let me explain. Here in our example, the plant is a living component and the factors like sun, water, soil are non-living. The plant cannot survive on its own. It is dependent on the non-living factors. In our surroundings, there are many living and non-living things and they coexist. They constantly interact with each other. This is what an ecosystem is. Ecosystem, a community of life forms in concurrence with non-living components interacting with each other. The term ecosystem was first coined by an English scientist, A.G. Tansley, in the year 1953. So you might be wondering, is everything in our surrounding a part of the ecosystem? Yes, it is. An ecosystem could be anything like a small pond to a large ocean. An ecosystem can be broadly classified into two types: terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. From the term terrestrial, we can easily say that it is associated with the land-based ecosystem, and aquatic deals with the water, all water-based ecosystems. Let's now look at each of them and understand their further classifications. There are different types of different terrestrial ecosystem and are spread across different geological regions. They are forest, grasslands, deserts, and tundra ecosystems. A forest consists of many trees, different plants, herbs, and is a host of large varieties of animals, birds, reptiles, insects. Again, here the living and the non-living factors coexist. Coming to grasslands, why do you think it is called grassland? Yes, you guessed it right. Here the vegetation is mainly dominated by grass. Unlike forest, we don't find trees here. Different animals, insects inhabit this region. Desert ecosystem. A hot and dry region which receives scanty rainfall and is mostly barren lands. If you compare with forests, plants like cactus, animals like camel are found in this region who can withstand the climate here. Talking about the tundra ecosystem, this region is devoid of wide varieties of trees and found in cold climatic regions. The regions are covered with ice most of the time. The plants and animals in this region are adapted to survive in extreme cold. Here we cover the different terrestrial ecosystems. Now let's explore the aquatic ecosystems now. We all know that there are two main types of water based on salt concentration. Even the ecosystem are classified based on the same. Can you recollect them? They are the marine ecosystem and freshwater ecosystem. The marine ecosystem contains higher salt concentration in the water and includes seas and oceans. They have a wide variety of organisms present in it. The freshwater ecosystem have lesser salt content in the water and includes rivers, ponds, lakes, streams. The variety of organisms is comparatively lesser. So with this, we end our session today. Here we saw what an ecosystem actually is and the classification of it. In the next session, we'll discuss structure of the ecosystem. So stay tuned with us. Hope you have found the session informative. If तो बेटा इकोसिस्टम समझ में आया बेटा?
व्हाट इज इकोसिस्टम? यस सर। अब इकोसिस्टम में आपको पता चला क्या कि कौन से इकोसिस्टम है? एक एक्वाटिक हो गया, आप दूसरा हो गया आपका कौन सा हो गया दूसरा? एक हो गया एक्वाटिक सिस्टम इकोसिस्टम, दूसरा कौन सा हो गया बताओ? G70, टेल मी व्हाट इज अनदर इकोसिस्टम? टेरेस्ट्रियल सर। जी टेरेस्ट्रियल क्या कह रहे हैं? सर, टेरेस्ट्रियल सिस्टम। अच्छा, इस देखें ये इकोसिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा डील करता है एनवायरनमेंट के लिए, तो हमारा एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम जो है वो किस क्या क्या चीज़ है कि हमारा लिविंग थिंग्स जो है उनका जो डायरेक्ट लिंक है वो है आपका नॉन लिविंग थिंग्स का क्या इम्पैक्ट है एक दूसरे के ऊपर। ये हमारा हो गया आपका इकोसिस्टम। तो हमारे जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें डिफरेंट पॉल्यूशंस की हमारी स्टडी है, उसकी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज है और उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। इसमें और क्वेश्चन हो बेटा पूछ ले, कोई क्वेश्चन हो वीडियो में से या कोई लेक्चर में से क्वेश्चन पूछ ले। नो सर। ठीक है सर पेपर्स कब होंगे? जी, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं फिर मैं आपको